अगला चैप्टर इंटरनल डेवलपमेंट इन यूरोप। यूरोप में आंतरिक विकास के बारे में 1919 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई तो और उसके पश्चात यूरोपीय देशों में संधियों का जो सिलसिला था फिर से शुरू हुआ। और क्योंकि यूरोप में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से जर्मनी के साथ और हारे हुए जितने भी राष्ट्र थे उसके साथ ही देश थे उनके साथ किस तरह की संधियां और समझौते हुए और इन संधियों और समझौतों का ये परिणाम निकला कि उनके जो सेना थी, खासकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, बुल्गारिया इत्यादि इन देशों की जो सेना थी वो कम कर दी गई, उनके हथियारों पर रोक लगा दी गई, उनकी जनसंख्या कम हो गई, उनके बहुत से जो राज्य थे वो उनसे छीन लिए गए। और नतीजा ये निकला कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत यूरोप में मित्र देशों ने ये प्रयास किए थे कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं होगा या युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ का भी निर्माण किया था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही समय के पश्चात धीरे धीरे पुराने वाली स्थिति यूरोप की हो गई और आपस में फिर से जो कुछ ताकतें थी, जो शक्तियां थी, ये उभर कर सामने आई और आपस में शांति समझौते इन्होंने करने शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि यूरोप में खासकर जो तानाशाही शक्तियां थी ये पनपी और एक बार फिर से विश्व जो है युद्ध के कगार पर खड़ा हो गया। तो हम सिर्फ दो ही राष्ट्रों की यहाँ पर मेनली बात करेंगे, एक तो इटली की और दूसरी जर्मनी की, और किस तरह से इटली में फासिज्म और जर्मनी में नाजीज़म या नाजीवाद का जो है उदय हुआ। 1920 ईस्वी के पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोप के ये जो देश थे, खासकर जर्मनी और इटली, यहाँ पर तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। और इन तानाशाही शक्तियों के उदय के पीछे दो महत्वपूर्ण तानाशाहों के नाम आते हैं। एक तो मुसोलिनी का, बेनिटो मुसोलिनी, आप देखें, दूसरा जो है नाम आता है हिटलर का। तो बेनिटो मुसोलिनी जो कि इटली से संबंध रखता था, उसने क्या किया, उसने जो सेवानिवृत्त सैनिक और बुद्धिजीवी थे उनका समर्थन प्राप्त किया। इटली में काली कमीज वाले युवा स्वयंसेवक छोटे छोटे समूह बनाकर अपने हाथों में फासिस्ट पार्टी का एक निशान, जो कि एक डंडा होता था, उसको लेकर देश में घूम रहे थे। जो हड़तालें थी, साम्यवादी थे इत्यादि थे, और इनका भी वो विरोध करने लगे। और इस तरह से क्या करते थे कि ये फासिस्ट जो पार्टी थी, इसके जो सदस्य थे या इसके जो सेना थी, वो इस तरह से इन लोगों का विरोध करके किया करते थे और इनके द्वारा किए गए जो कार्य थे उनमें भी विशेष तौर पर ये उनको सफल नहीं होने देते थे। तो 1922 ईस्वी में जो फासिस्ट पार्टी थी, इसने अपना एक अधिवेशन बुलाया। जर्मनी का एक नगर है नेपल्स, और 80,000 जो फासिस्ट पार्टी के सदस्य थे, लोग थे, वो उन्होंने इसमें भाग लिया। काली कमीज ये पहनते थे और इन्होंने रोम के ऊपर अक्टूबर 1922 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। इनका उद्देश्य विजय प्राप्त करना नहीं था, केवल प्रदर्शन करना था शक्ति का। मुसोलिनी की शक्ति से उदारवादी जो दल था इटली का, उसके प्रधानमंत्री थे गियोलिटी, उसने त्यागपत्र दे दिया। विक्टर इमैनुअल तृतीय ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दिया, जिसे उसने स्वीकार किया और फासिस्ट पार्टी की इटली में जो सरकार थी वो बन गई। तो यहाँ पर अब इसने जो है धीरे धीरे सत्ता को प्राप्त कर लिया और सत्ता प्राप्त करने के अंतर्गत आगे चलकर जो चुनाव हुए, उन चुनावों के पश्चात धीरे धीरे अब संशोधन करने भी शुरू किए। तो फासिस्ट विरोधी जितने भी तत्व थे उनको कुचलना शुरू किया, उनको बंदी बना लिया गया, देश से निकाल दिया गया। फासिस्ट विरोधी समाचार पत्रों के कार्यालयों पर छापे मारे गए। विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों को फासिस्ट सरकार की वफादारी की शपथ लेने के लिए विवश किया गया। और इस तरह से जो मुसोलिनी था उसने काफ़ी जो है बदलाव लाया, और लेकिन साथ ही साथ फासिस्ट पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो फासिस्ट पार्टी ने अपने बहुत से उसने काम किए, गृह क्षेत्र में भी सामाजिक सुधार भी किए, जिसमें
पोप के साथ समझौता किया, पाठशालाएं खोली, अनैतिक प्रथाओं को ख़त्म किया, सड़कों, नहरों, पुलों, अस्पतालों का निर्माण किया। पोप ने रोम पर इटली सरकार का अधिकार मान लिया और इस तरह से मुसोलिनी ने गृह संबंधी कुछ सुधार किए और उसने धीरे धीरे इटली की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या में भी वृद्धि करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक विवाह करने के लिए प्रेरित किया। कुछ उनको जो थे उसने ऋण इत्यादि भी उपलब्ध करवाए। जहाँ तक विदेश नीति का इटली की सवाल है तो विदेश नीति के अंतर्गत मुसोलिनी ने क्या किया इस समय के दौरान, एक तो इथोपिया या एबेसिनिया जो अफ्रीका का एक राज्य था, मुसोलिनी ने उस पर अपना अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण किया और इसमें उसको इटली को जो है फ्रांस का समर्थन भी मिला। और इसके साथ साथ इटली और जर्मनी की जहाँ तक बात करें तो आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। 1936 में रोम बर्लिन एक्सिस या रोम बर्लिन धुरी जो कि संधि थी ये इस नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात इसमें बाद में जापान भी शामिल हुआ जिसको रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का नाम दिया गया। आगे चलकर रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। तो इस तरह से एक जो पार्टी थी, दल था, वो बन गया या एक्सिस या केंद्रीय शक्तियाँ बन गई। और इसके साथ साथ अन्य देशों के साथ भी समझौते करने का प्रयास किया। और आगे चलकर 1939 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इसमें इटली का जो है खासकर बेनिटो मुसोलिनी का बहुत बड़ा हाथ रहा, जर्मनी का और जापान का भरपूर सहयोग दिया। दूसरी बात करते हैं हम नाज़िज़्म की जर्मनी में। और इसी समय के दौरान अब आपने पढ़ा कि किस तरह की संधियां की गई थी जर्मनी के साथ। तो जर्मनी में इसके पश्चात जो है 1920 के पश्चात यहाँ पर भी धीरे धीरे तानाशाही शक्तियाँ जो थी उभर कर सामने आई। नाज़ी पार्टी या नाज़ी दल का उदय हुआ 1919 में और वर्साई की थोपी गई संधि का विरोध करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। हिटलर जो था वो विशेष तौर पर इस एक पार्टी का निर्माता तो नहीं था लेकिन वो एक सदस्य था। हिटलर ने पार्टी के 6 सदस्यों में अपना स्थान बना लिया जो पार्टी के केंद्र बिंदु थे और इस तरह से धीरे धीरे इनके जो कार्यक्रम थे वो भी सामने आने लगा। तो इनका कार्यक्रम था वर्साई की संधि को समाप्त करना, जर्मनों को इकट्ठा करना, सैन्य शक्ति का विकास करना, साम्यवादियों को कुचलना, कृषि उद्योगों को बढ़ावा देना, यहूदियों को देश से निकालना, दलबंदी, विरोधी दलों का दमन करना। तो ये जो थी ये इनके कुछ कार्यक्रम थे। धीरे धीरे नाजी पार्टी जो थी ये सत्ता में आई। 1923 में हिटलर जनरल लुडेनड्रॉफ जो कि राष्ट्रवादियों का एक समूह का नेता था की ओर आकर्षित हुआ। हिटलर और ड्रॉफ ने मिलकर सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया लेकिन योजना सफल नहीं हुई। हिटलर पर मुकदमा चला और उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। हिटलर बहुत समय तक जेल में नहीं रहा, कुछ महीनों के बाद उसको छोड़ दिया गया। उसने अपनी एक प्रसिद्ध रचना लिखी मेन काम्फ, जिसका नाम दिया गया मेन काम्फ। तो ये लिखनी शुरू की और 1924 में जब चुनाव हुए तो जर्मन पार्लियामेंट में उसकी जो पार्टी थी उसको 24 सीटें मिली। 1928 में 12 ही सीटें मिली लेकिन हिटलर निराश नहीं हुआ। 1929 तक नाजी पार्टी जर्मन राजनीतिक ढांचे के लिए कोई खतरा नहीं थी और लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे क्या हुआ, 1929 के पश्चात धीरे धीरे इस पार्टी ने तरक्की करना शुरू कर दिया। एक तो आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में बेरोजगारी भी बढ़ गई थी और इस तरह से 1933 तक हिटलर जो था ये जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ और 3 नाजी 8 राष्ट्रवादी और दूसरे दाहिने पक्ष के सदस्य जो थे ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो हिटलर ने इस तरह से आगे चलकर जर्मनी के हितों की रक्षा के लिए बहुत से उसने काम किए। उसने भी आर्थिक संकट से बाहर निकालने का प्रयास किया। उसने खासकर जो जर्मनी है
जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है तो विदेश नीति के अंतर्गत उसने हर तरह से जो जर्मनी था उसको मजबूत बनाया। वर्साई की संधि को भंग किया, राष्ट्र संघ से भी संबंध तोड़ लिए और इसी के साथ साथ पोलैंड के ऊपर के साथ एक अनाक्रमण समझौता भी किया। सार की घाटी का अधिकार भी, राइन प्रदेश की किलेबंदी भी की। और सबसे ख़ास बात यह है कि 1936 में इटली रोम बर्लिन धुरी में वो शामिल हुआ और इसके पश्चात 1937 में रोम बर्लिन टोक्यो जो थी ये पूर्ण हुई और यूरोप दो गुटों में बंट गया। इसी के साथ साथ 1936 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलय करने की योजना बनाई और 1938 में हिटलर ने मध्य यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार कर लिया। ये बहुत बड़ा कदम था उसका। और इस तरह से जर्मनी ने क्या किया, आक्रमण तो किया, आगे चलकर जो है उसने आसपास के देशों को भी जीतना शुरू कर दिया और इसी के साथ विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया। इसी के साथ साथ उसने पोलैंड पर भी आक्रमण किया, नेपल पर अधिकार किया। तो इस प्रकार के जो काम थे इन्हीं की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो इस चैप्टर में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी का अगले चैप्टर।